नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने में मदद करने वालों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां पूरी तरह तत्पर हैं और अमन और शांति पर बुरी नजर रखने वालों के मंसूबों को हो रही हैं। इसी कड़ी में आज जम्मू कश्मीर के कई जिलों में 16 से ज्यादा लोकेशन पर एनआईए की छापेमारी हुई। तो इसी पर अगले आधे घंटे आज अपने खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। तो दरअसल जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी टेरर फंडिंग केस से जुड़े मामले में हुई है। एजेंसी ने कश्मीर में 16 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे, जबकि जम्मू में छनीरामा, पुंछ, मेंढार और राजौरी में भी रेड मारी गई है। एजेंसी की टीम ने बांडीपुरा में मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी के घर पर भी छापा मारा है और मौलाना मीर कासमी दारुल उलूम रहीमिया के सेक्रेटरी हैं। दूसरी जानिब एनआईए की टीम ने पुलवामा की तहसील राजपुरा में भी छापा मारा। यहां एनआईए तीसरी जगह के मुलाजिम मिराजुद्दीन के घर पर भी छापा मारा गया। इतना ही नहीं, पुलवामा के अल हुदा ट्रस्ट में भी रेड हुई है। जिला पुलवामा के 2 मकामात पर छापे मारे गए हैं। पहला छापा एनआईए की टीम ने जिला पुलवामा के काकापुरा नहामा में एडवोकेट जाहिद अली के घर पर मारा। जाहिद अली इस्लामी आजकल हिरासत में है। नहामा में चल रहे एक अल फलाह नामी ट्रस्ट के दफ्तर पर भी टीम ने पूछताछ की है। पुलवामा के राजापुरा तहसील हेडक्वार्टर पर मिराजुद्दीन शाह नामी शख्स के मकान पर भी छापा मारा गया। मिराजुद्दीन एनआईटी श्रीनगर के मुलाजिम है। एनआईए ने टेरर लिंक केस में जम्मू के छनीरामा इलाके में एक पुलिस एहलकार के घर पर भी छापा मारा है। अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरपर्सन या नाजिम आला आमिर शमसी को राजौरी से एनआईए ने गिरफ्तार भी किया है। ऐसी भी खबर है। ट्रस्ट ने जेएनके को गैर कानूनी अंजुमन करार देने के बाद भी फंड्स इकट्ठा करना जारी रखा था। काम करने वाले दीगर एनजीओज और ट्रस्टों के साथ मुश्तबा रवाबित भी सामने आए हैं। तो ये तमाम कोशिशें इस बात को लेकर हैं कि जो अमन शांति का माहौल बिगाड़ने की जो भी कोशिशें हैं और जो यूथ को किसी भी तरह से गुमराह करने की कोशिशें हैं, उसे कामयाब नहीं होने देना। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, मैं उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ हैं जावेद बेग हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ जुड़ रहे डॉक्टर निर्मल सिंह जो फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं, और इरफान हफीज जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर निर्मल सिंह साहब आपके पास आना, जो कुछ एनआईए की छापेमारी जिस तरह से हुई है और जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कई जगहों से ऐसी खबरें आई हैं कि जो दस्तावेजात हैं वो जब्त की गई हैं, कुछ गिरफ्तारी भी हुई है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए आजम साहब के आज ये केंद्र सरकार का और जम्मू कश्मीर सरकार का मेन जो एक मकसद है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म जी, और ये हर किसी का ये मकसद होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों का, हर किसी, चाहे वो जो है सरकार में है या अपोजिशन में है, उनका भी मकसद होना चाहिए जी, क्योंकि वायलेंस के लिए, गन के लिए कोई स्थान नहीं है। और जब हम कश्मीर की बात करते हैं, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, जिसको सूफीज्म कहते हैं, जो यहां पर जो है एक माहौल रहा है, उसमें कभी भी जो है वायलेंस को जो है जगह नहीं थी। तो उसको डील करने के लिए एक ऑल आउट जो एक ऑपरेशन शुरू हुआ है, उसके मद्देनजर यहां टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशंस चल रहे हैं, और उसके साथ साथ ऐसे लोग ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, टेररिस्ट फंडिंग है, उसके ऊपर भी जो है ऑल आउट। सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो टेररिज्म है, टेररिस्ट हैं। तो उससे डील करने के लिए एक बड़ा अहम जो है ये कोशिश हुई है, जिसके अच्छे नतीजे आएंगे और अमन शांति की तरफ हम बढ़ेंगे। जी, एक और छोटा सा सवाल, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, पुलिस वाले से भी इसमें पूछताछ होती है, एनआईटी से का कोई मुलाजिम, उससे भी पूछताछ होती है। ये जो ट्रस्ट है जिसके बारे पर ये कहा जा रहा है कि इन्होंने फंडिंग जारी रखी है, इस पे हवाला की भी बातें आ रही हैं, तो क्या ये समझा जाए कि इस पर बहुत ही बारीक बीनी से निगाह रखी जा रही है कि
तरह पूरा चैनलाइज हो रहा है सिस्टम और कैसे चीजें जो है वो आगे अंजाम तक पहुंचती हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब आपने एक कहना चाहिए कि एक प्रॉक्सी वार से लड़ना है, और जिस प्रॉक्सी से वार जो है एक ऐसी स्टेट जो हमारी नेबरिंग स्टेट है, वो अपने लोगों का ख्याल नहीं रख रही, अपना उनकी इकोनॉमी कहां जा रही है, वहां कितनी जो है मुश्किलात लोगों को आ रहे नहीं देख रहे, उसका एक ही काम है कि भारत को, हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए और कश्मीर के मद्देनजर यहां पर जो है किया जाए। तो आपको ये सारी बारीकी से नजर भी रखनी पड़ेगी और रख रहे हैं। इसी के कारण जो है हो रहे हैं। और ये खासतौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद जबकि जो है कंट्रोल पूरा पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज का कंट्रोल जो है केंद्र के हाथ में आया है, तो उसके बाद जो है ये पॉसिबल हो सका है। मुझे लगता है कि इसके अच्छे नताइज आएंगे और अल्टीमेटली हमें जो है एक तरक्की और तामीर की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ेगा। ठीक है। जावेद बेग साहब को अगर मेरी आवाज मिल पा रही हो तो मैं जावेद बेग साहब आपके पास आना चाहता हूं, उसके बाद मैं इरफान हफीज उनका भी रिएक्शन लूंगा। जावेद बेग, इन तमाम कार्रवाइयों को किस तरह देखते हैं? कई जगहों से हालांकि ऐसी भी खबरें हैं कि के लिए टीम कोई कहीं मिल नहीं पाया, लेकिन फिर भी कई जगहों से दस्तावेजात बरामद होने की खबरें हैं। तो इन सब का जो असर है, जो उसका जो हमें आगे इसके नतीजे के तौर पर देखने को मिलेगा, वो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज 18 JNK लद्दाख का शुक्रगुजार हूं मुझे अपने प्रोग्राम में मौका देने के लिए। ये एक खुशाइंद और जी जी जावेद बेग का सिग्नल लगता है डिस्टॉर्ट हो रहा है। आपको मेरी आवाज कंटिन्यू? जी बिल्कुल, मुझे आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? मिल रही। हाँ, ये खुशाइंद कदम है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक इकोसिस्टम इन्होंने बनाया था पिछले 3 दहाइयों से, टेरर इकोसिस्टम, जो जिसके लिंक्स पार जो हमारे पड़ोसी मुल्क में है और भी बहुत सारे देशों में है, उस इकोसिस्टम को तहस नहस करना कश्मीर के अवाम के मुफाद में है, हमारे मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी के मुफाद में है। इसमें मुझे लगता है जिस तरीके से NIA कामयाब दिन ब दिन होती जा रही है, वो कामयाब होते हैं। इंफॉर्मेशन यहाँ के अवाम से मिलती है NIA को। NIA के पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है। जम्मू कश्मीर की अवाम, बिलखुसूस वादी कश्मीर की अवाम ने जो निर्णय लिया है, फैसला लिया है यहाँ पे अमन और खुशहाली लाने का, उसी के नतीजे है आज के डेट में जो इस इकोसिस्टम में पनप रहे लोग या एलिमेंट्स थे, वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। इसमें मुझे लगता है किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो अमन में यकीन रखने वाला कश्मीरी हो, जो खुशहाली, तरक्की और भाईचारे में यकीन रखने वाला कश्मीरी हो, वो NIA या ऐसी किसी भी एजेंसी, किसी भी इदारे को सपोर्ट करेगा हो, जिससे यहाँ नार्को टेरर जो एक मॉड्यूल, जो एक नेक्सस चलाया जा रहा है, वो खत्म हो, जिससे हमारे बच्चे ड्रग्स की लानत में फंसे जा रहे हैं। पिछले 30 साल से, 3 दहाइयों से इन्होंने कब्रिस्तान भरे और अब हमारे बच्चे उनको ड्रग्स में ये इन्वॉल्व कर रहे हैं। मेरे हिसाब से, मैं कश्मीर का हूं, मैं कश्मीर का एक सोसाइटी का मेंबर हूं सबसे पहले, पॉलिटिकल लीडर होने से पहले। मैं आई वेलकम एवरी स्टेप टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कर्बिंग टेररिज्म एंड ब्रिंगिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। मैं हमेशा दिल से कि और ऐसे किसी अक़ाम के साथ में हमेशा रहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं इरफान हफीज, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। इरफान हफीज साहब, आप इस पूरी छापेमारी को किस तरह से देखते हैं, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो बातें छनकर आ रही हैं फिलवक्त कि किस तरह ये एक कनेक्शन है टेरर फंडिंग को लेकर, उस केस से जुड़े मामले में छापेमारी हुई है, और जो अभी हमारे दोनों बाकी पैनलिस्ट ने ये बातें की हैं, ये जम्मू कश्मीर के अमन व अमान के लिए बेहतर है और इससे आने वाले दिनों में हालात और बेहतर होंगे? जी
देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो वाजपेयी जी का कहना था कि अल्टीमेटली कश्मीर के संपर्क में मैं कहना चाहूंगा कि इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत के दायरे में इस समस्या को हल करना होगा जी। और उस वाजपेयी जी की उस लेगेसी को हमें आगे बढ़ाना होगा। और जो मौजूदा प्रधानमंत्री जी है, दिल्ली की दूरी, और मैं समझता हूं कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उसके साथ साथ ये बात हमें समझनी चाहिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। इसमें हमें सिर्फ मिलिट्री लेवल पे इस कश्मीर समस्या का हल नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली हमें वार्ता, जो गांधी जी का देश है, हमें बातचीत से, पॉलिटिकल प्रोसेस से इस समस्या का समाधान करना होगा, हल करना होगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये कहना चाहूंगा कि a person presumed to be innocent till his guilt is proven that to beyond reasonable doubt। ये सेटर्ड लॉ है कि एक आदमी निर्दोष माना जाता है जब तक कोर्ट में ट्रायल के बाद उसे साबित जी ये उसे मुजरिम साबित नहीं किया जाता, तब तक वो इनोसेंट माना जाता है। जी जी जी। तो इसके साथ साथ जी मैं मुकम्मल कर रहा हूं, इसके साथ साथ हमें इस बात को समझना होगा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो हमने सुना जी, जो वहां पर जो खबर चली न्यूयॉर्क टाइम्स पेपर में कि वहां पर किस तरीके से लोकतंत्र में जो उसमें गिरावट आ रही है, किस तरीके से दबाव के आधार पे डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है और सरकारें गिराई जा रही है अनडेमोक्रेटिक तरीके से। दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। उससे मुल्क की इमेज जो है वो डेंट होती है। और आपको ये बताना चाहता हूं, जो कश्मीर है, आप अंडरस्टैंड करिए, हमारे साथ जो गैर आईनी, गैर जमहूरी तरीके से, जिस तरीके से हमारा स्टेटहुड छीना गया, स्टेट के 2 टुकड़े किए गए, हमारा 370 जी, और ये लोग कहते थे सब नॉर्मल हो जाएगा। और आपको मालूम है क्या हालात है, कौन सा सुधार हुआ? खून आज भी बहता है। और आपको ये बताना चाहूंगा, ये कोई हम तब मानेंगे सुधार है अगर अफसफा यहां से चला जाएगा, अगर यहां पर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट नहीं होगा, अगर यहां पर पीएसए नहीं लगता होगा, अगर यहां पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज नॉट नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल प्लेस। आप देखिए कितनी ज्यादा हमारे फौजी लोग, मैन इन यूनिफॉर्म, उन बेचारों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता, किस तरीके से बड़ी तादाद में यहां पर उनको डिप्लॉय किया गया। Not the normal place, and this Kashmir is a political problem. It ultimately requires a political settlement. ठीक है, मैं आपकी बात मैंने सुन ली, मैं इस पर रिएक्शन लूंगा अपने बाकी दोनों मेहमानों का। लेकिन एक चीज तो सिर्फ इतना बताऊं कि आपने जो बात कही लॉ के बारे में कि जब तक कोर्ट में या अदालत में कोई मुजरिम साबित नहीं हो जाता हम उसे मुजरिम नहीं मान सकते। लेकिन जो कानून अपना काम शुरू करता है तो उसकी शुरुआत तो यहीं से होती है ना, शुरुआत तो यही से होती है। जो आज हो रहा है, चाहे किसी पर अब जो छापेमारी हो रही है, कागजात खंगाले जा रहे हैं, मैं आपके पॉइंट्स का जवाब देना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये हम 30 सालों से ज्यादा समय से ये सब चीजें देख रही है, क्या इससे समस्या का हल हुआ? ठीक है, मैं उस पर जवाब लेता हूं। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम है, मैं इस पर जवाब लेता हूं। जी, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, आपको इस पे जवाब देना है। जी, बीजेपी से की सरकार से इनके जो लोग अपनी बात कहने तो मैं बात बोलूंगा। कुछ लोग इरफान जी थोड़ा जवाब ले लीजिए। मुलव्वस है, आप सुनिए मेरी बात। नहीं, एक मिनट, बारी बारी से सबको बारी से मौका दिया। आपने जो पॉइंट्स रेज किए उस पर रिएक्शन ले लीजिए, उस पर सुनिए। जी, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, फॉर्मर डिप्टी। एक तो अच्छी बात यह है, चाहे वो जावेद है चाहे इरफान है, इस बात पर यह एग्रीमेंट है कि जम्मू कश्मीर में जब इस धरती के ऊपर कहीं भी वायलेंस को, गन को कोई जो है जगह नहीं होनी चाहिए। और हम सभी इसमें एकजुट हैं। हाँ, जो है इरफान साहब ने भी इसका वेलकम किया कि हाँ, जो एनआईए है, जो बाकी जो है जावेद ने भी किया कि वो जो कार्रवाई कर रहे हैं उसी तरफ जो है हम जा रहे हैं। मैं ये कहूंगा, देखे जो ये कह रहे हैं कि आइडियल स्टेट जो है होनी चाहिए,
जहां अफसफा ना हो, जहां पुलिस कम हो, यहां पर शोर हो, जहां इलेक्शंस आए, ये उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए 72 सालों में जो माहौल क्रिएट करने में लग लग जहां पॉलिटिकल स्लोगनरी हुई, आजादी से लेकर ऑटोनॉमी और जो है वहां तक जो है सेल्फ रूल तक, जिसमें पाकिस्तान को यहां पर जो है मौका मिला खेलने का, हिंदू मुसलमान जो उसमें आपस में लड़ाई की कोशिश की गई, आज भी जिस प्रकार से यहां ऑर्गेनाइजेशन जो है जिनके ऊपर छापेमारी हो रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कि इसी प्रकार के एजेंडे को आज बढ़ाया, जो कहती थी ऐसी ताकतें थी कि अगर 370 गया तो 317 चाइना की मदद से लाएंगे। आज जो एक नई डिबेट शुरू हुई है, आज नया माहौल शुरू हुआ है, ये एक अच्छी बात है। और अल्टीमेटली एनआईए के जो है जो छापेमारी के बाद जो पुलिस एक्शन कर रही है, जो कानून के दायरे में सारी बातें हो रही हैं, अल्टीमेटली आप देखेंगे हम उस खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, यही कारण है कि आज टूरिस्ट सीजन जो है पूरा हुआ है, आज जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है, आज जो है जिस प्रकार से नौजवान जावेद बेग जैसे नौजवान जो है वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इस प्रकार के वो आना, मुझे लगता है कि इरफान हफीज अभी भी बोले जा रहे हैं। आप थोड़ा सा रुक जाए, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके ही हम सुना सकते हैं अपने दर्शकों को। प्लीज 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 इरफान हफीज, हम बहुत से लोगों के खिलाफ, प्लीज कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, बहुत से जवान हमारे जेलों में हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बारामूला में कहा कि देखिए इरफान को कहेंगे अगर गड़बड़ करेंगे तो जेल में रहेंगे, उसे समझाए, उनको धरती में रहने की कोई हक नहीं है। अगर गन उठाएंगे तो उनको वही इंतजाम होगा, उनको इस तरह से है जी छोड़ भी करेंगे, आप पत्थरबाजी भी करेंगे, गन भी उठाएंगे और आपको कुछ कहेगा नहीं। वो जमाना चला गया, ये स्पष्ट है, ये समझ लेना चाहिए जितनी जल्दी समझ। ठीक है, प्लीज इरफान जी आप थोड़ा रुके, मैं आपके पास आऊंगा, आप इम्पेशेंट ना बने, मैं आपके पास आऊंगा, आपका टेक लूंगा। मैं जावेद बेग साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। सवाल यह है कि जिस बात की तरफ इशारा इरफान कर रहे हैं, इरफान साहब को ऑडियो थोड़ा डाउन कर दीजिए प्लीज, मजबूरन है। मैं सबसे बात करना होगी हमें। जावेद बेग साहब, ये जो इन्होंने वाजपेयी जी की पॉलिसी को याद किया है, क्या आपको लगता है देखिए सलाह की गुंजाइश हमेशा रहती है, रिकंसिलिएशन इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन जी बोले रिकंसिलिएशन के कुछ उसूल खत्म करता है वहां पे, तो हम हर एक तरीके से उनकी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम चाहते हैं वी आर ए वेलफेयर स्टेट, हिंदुस्तान एक वेलफेयर कंट्री है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम तरक्की याफ्ता हो और हमारा पड़ोसी गरीब हो। हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और हमारे पड़ोसी के बच्चे जो है दहशतगर्दी में फंसे, ड्रग की लांग में फंसे। हम चाहते हैं हम उनकी मदद करें, लेकिन उसके लिए उनका बिहेवियर चेंज होना जरूरी है। जब तक उनका बिहेवियर चेंज ना हो तब तक रिकंसिलिएशन की कोई बात ही नहीं है, वरना रिकंसिलिएशन का स्कोप हमेशा है। बाबा आदम के जमाने से लेकर अभी तक बेस्ट पॉलिसी हर किसी कौम में मानी जाती है सलह करना। ये हमारे समाज में ये बेसिक उसूलों में एक है, ठीक है, लेकिन उसके लिए का बिहेवियर चेंज होना जरूरी है। वो हमारे कश्मीर में अपने बच्चों को दहशतगर्द बनाकर भेजते हैं, हमारे बच्चों को मारते हैं, चाहे वो नौजवान हो या हमारे सिविलियन। आप देखिए पिछले साल से उनने कितने सिविलियन को मारा। जब तक वो हम कश्मीरी को मारना बंद ना करें, हम किसी भी बात पे बात नहीं करने के लिए तैयार है। वाजपेयी जी के उस विजन को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्री रिक्विजिट अमन है। जब तक इस खित्ते में अमन नहीं आएगा, हम किसी भी सियासी बातचीत को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से आता हूं इरफान हफीज साहब के पास। इरफान हफीज साहब देखिए, सबको बारी बारी से अपनी बात करने का पूरा हक है, आप भी अपने पॉइंट्स को रखिए जरूर, लेकिन जब दो लोग एक साथ देर तक बोल रहे होते हो तो की बात सुनी जा सकती है। तो आपकी बात पे डॉक्टर निर्मल सिंह साहब ने भी जवाब दिया है, जो जावेद बेग को लगता है उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि रिकंसिलिएशन के लिए हमेशा स्कोप रहता है, लेकिन
अभी जो माहौल है और उसमें अगर सीधे तौर पर कहीं कुछ लिंक नजर आ रहा है, जुड़ाव नजर आ रहा है, एक चैनलाइजेशन ऑफ जो एक्टिविटीज है वो नजर आ रही है, तो उसके खिलाफ हमारी एजेंसियां भी काम करेंगी। मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं जी, अपनी बात रखें आप इरफान। देखिए, मैं आपसे ये चाहूंगा, हमने कहा कि आई बिलीव इन, मैं समझता हूं कि जो वायलेंस है वो मसले का हल नहीं है। अल्टीमेटली डायलॉग लीड्स टू अल्टीमेटली बातचीत से ही मसलों का हल होता है। देखिए, अब हमने ऐसा क्यों कहा, हम कह रहे कि चाहे ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, उसका दुरुपयोग होता है, और जब यहां पर आप कार्रवाई करते हैं एनआईए किसी के थ्रू, हमें शक क्यों न होता है? हम कहते हैं कि जिन्होंने गलत किया कार्रवाई हो। शक इस वजह से होता है कि पूरे देश में आप देखते हैं कि जिनको ईडी एनआईए पीछे लगता है, और जब वो सत्ता वाली पार्टी से मिल जाते तो दूध के दुल्हे हो जाते, उससे पहले उनको बड़ा सताया जाता है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी देश के दीगर हिस्सों के मुकाबले जम्मू कश्मीर के हालात ये ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि वहां का यूथ जो वो गुमराह ना हो, वहां का यूथ किसी के नापाक अजाइम के हाथों का खिलौना ना बन जाए। जी, मैं वही कह रहा हूं। मैंने इससे पहले आपको बताया कि बातचीत से असली मसला हल होगा। ये कोई आज की बात नहीं है। कई दफा भारत सरकार ने शिमला एग्रीमेंट में भी रिकॉग्नाइज किया, एक पॉलिटिकल मामला है, पड़ोसियों से मिलकर बात करेंगे। शिमला एग्रीमेंट आप पढ़िए। कई दफा वाजपेयी जी ने बात की, हमारे मनमोहन सिंह उस पे अभी जो मौजूदा सरकार के जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी हालिया दौरे में साफ तौर से कह दिया है कि हम के लिए, यहां की पीस के लिए हम दूसरों से बात नहीं करेंगे, हम जम्मू कश्मीर की आवाम से बात करेंगे, यहां की यूथ से बात करेंगे। मैं फिर आपके पास आऊंगा डॉक्टर दिलबर सिंह साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। ये क्या, आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया मेरी बात। तो फिर आप बोले ना, आप बिल्कुल, आप अभी जो मौजूदा हालात उस पर बात करें, बोले आपने बात मेरी काट दी बीच में। बोलिए। इससे कोई ये नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मुझे पहले मुकम्मल करने देना चाहिए था। मेरी बात का कोई अर्थ नहीं, माने ही नहीं सामने। बोलिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं बोल सकता हूं 1 मिनट खाली? बोलिए जी। मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो था स्ट्रांग था, देश पूरे मुल्क से ज्यादा जम्मू कश्मीर में था, और इन्होंने कहा कि हम करप्शन में कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि 317 हटा दिया। पहले हमारे पास बड़ा स्ट्रांग कानून था। झूठ बोला इन्होंने पार्लियामेंट में भी, आज भी बोलते जी वहां एसीबी इससे पहले नहीं हो सकता था। निर्मल जी पढ़े लिखे बहुत आदमी है, वरिष्ठ आदमी है, इनको भी पता हमारे पास एक्ट था। इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। अगर आप हटाया तो ये कहते थे बहुत सारे लोगों ने ऐसे गलत काम किए हैं भ्रष्टाचार में, तो क्या कार्रवाई हुई? एक दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये कहते हैं कि विकास में डेवलपमेंट था। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी के निवास के सामने वहां पर बहुत से लोग छत के बिना और खाने के बिना डस्टबिन से खाना निकालते हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य, देखिए मुझे लगता है कि जो बात आप कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा जो मेन फोकस आज उससे थोड़ा डेविएट कर जा रहा है। उस पर हम फिर कभी बात कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ जाएं कि हालात अगर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो उसमें वो तमाम लोग जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो किसी न किसी तरह से इसमें मददगार साबित होते हैं। मैं डॉक्टर दिलबर सिंह साहब आपके पास आता हूं फाइनल कमेंट के लिए। प्लीज उन्हें बोलने दें प्लीज। जी, देखिए आपका वक्त पूरा हुआ, इरफान साहब आपका वक्त पूरा हुआ, मैंने आपको पूरा वक्त दिया है। जी हाँ, इनकी आवाज थोड़ा कम करिए। हाँ जी, देखिए जिस प्रकार से जावेद बेग ने कहा, हाँ, इरफान साहब भी कह रहे हैं जी, तो यहां पर बातचीत के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, सभी के लिए माहौल की जरूरत है। तो माहौल बनाने के लिए टेररिज्म के ऊपर अंकुश लगाना जरूरी है, गन के ऊपर अंकुश लगाना जरूरी है। तो सरकार जहां तरक्की तामीर के लिए काम कर रही है, नई इन्वेस्टमेंट ला रही है, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, साथ साथ टेररिज्म के ऊपर भी जो रोक लगाने के लिए काम कर रहे हैं। गड़बड़ करता है उसके साथ लोग कहते हैं बातचीत करो। क्या देखिए, गन और बातचीत इकट्ठे नहीं चल सकते, वो ईमानदार नहीं है, इसलिए कोई बातचीत उनके साथ नहीं होगी। जो शांति चाहते हैं, कश्मीर के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, उनसे बातचीत होगी। जो हमारे गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया, जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनसे बात होगी। जावेद बेग फाइनल कमेंट, थोड़ा सा समय दूंगा बस।
बिल्कुल ये खुशाइंद इकदामात है एनआईए के या कोई भी इदारा जो इन्वेस्टिगेटिंग इदारा है हमारे मुल्क का या स्टेट का, उन्हें तह तक जाना चाहिए। 30 साल से बदअमनी फैलाई, दहशतगर्दी फैलाई और निहत्थे लोगों का कत्ल किया, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। उसके लिए जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादिया कश्मीर की आवाम उनका भरपूर साथ देने के लिए तैयार है। खासकर जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। और इरफान हफीज साहब ने भी जो बात कही है, उन्होंने बिल्कुल कानूनन बहुत बात सही कही है कि जब तक कोई भी गिल्टी, जिस पर किसी तरह का इल्जाम है, जब तक वो अदालत में वो कसूरवार साबित नहीं हो जाता, उसे प्रिज्यूम किया जाना चाहिए कि वो इनोसेंट है। लेकिन सवाल यह है कि कानून आखिर कहीं से तो करनी होगी। इसका मोटो सिर्फ यह है कि किसी भी सूरत में कश्मीर में जो वहां की यूथ हैं वो किसी तरह के बहकावे में ना आए, वो अपना मुस्तकबिल देखें, अपना एक रोशन जो है वो फ्यूचर देखें, और इस वजह से ऐसी किसी एक्टिविटी में वो शामिल ना हो और कानून अपना काम करे। जहां तक बात इस पर सवाल उठाने की है, वो हमेशा सवाल उठते भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।